हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक और नए चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेनेटिक्स के बाद जनरली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर होता है, बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर को अभी मैंने इसलिए आपको बताना जो है वो सही नहीं समझा, क्योंकि जेनेटिक्स के बाद अगर आप एवोल्यूशन को पढ़िए तो वो ज़्यादा बेटरमेंट होता है, नंबर वन। और नंबर दूसरी बात ये है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जब आप पढ़िए तो उनको कई बायोटेक्नोलॉजी को भी उसी के साथ लेकर के पढ़िए। तो इवोल्यूशन को हम लोग जेनेटिक के साथ देखने वाले हैं और उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के साथ जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन के इस क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा डिफरेंट टाइप की जो भी ऑरिजिन लाइफ से रिलेटेड थियरीज बताई गई हैं उनके बारे में, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गेनिज्म के बारे में, रेडिएशंस के बारे में, साथ में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एवोल्यूशन अपने में एक हिस्ट्री है और एक कहानी की तरह, अगर एक थीम की तरह इसे अगर हम लोग समझें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीका है इस टॉपिक को जो है वो समझने का और इसको जानने का। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले जो है हमारी अर्थ जो है, अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो गया। मतलब अर्थ के बनने की जो है वो शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि 4.5 बिलियन ईयर एगो के बाद धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है वहाँ पे लाइफ फॉर्म होनी शुरू हुई और तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर एगो के आसपास में हमारे अर्थ पे जो है बैक्टीरिया वगैरह जो है वो दिखने जो है वो जनरली शुरू हो गए। बट शुरुआत में क्या था कि जब हमारे एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब जब कोई भी एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के ऊपर नहीं था, उस समय क्या था कि वहाँ पे वाटर वेपर था, CH4 गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी। ये सभी वहाँ पे मॉल्टेन स्टेज में जो थे वो पूरे के पूरे अर्थ सरफेस को उन्होंने कवर करके रखा हुआ था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सनलाइट आती है। सनलाइट जब आती है तो वो वहाँ के सन जो है वो ब्रोकन डाउन करता है H2 और O2 को, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और H2 और O2 में, और उसके बाद नए नए अदर कंपाउंड जो है वो बनने शुरू होते हैं, ऑक्सीजन बननी शुरू होती है और धीरे धीरे जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप करने जो है वो शुरू हो जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है वो कंबाइन करके आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, वो बाइंड करके आपका वाटर जो है वो तो है ही है, साथ में NH3 बना लेता है। ऐसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो अर्थ बनाने लगता है। फिर वहाँ पे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है O2 के ब्रेकडाउन से। जब O2 ब्रेक होता है UV लाइट के रेडिएशन से, तो वहाँ से जो है ना हमारे एकदम चेंज होता है कि एटमॉस्फेयर का बनना ही है कि जो सनलाइट आती थी उसमें यूवी रेज बहुत ज़्यादा थी। वो यूवी रेज जो बहुत ज़्यादा थी वो यूवी रेज हमारे अर्थ पे लाइफ को फॉर्म होने नहीं देता। तो वहाँ पे क्या किया कि ऑक्सीजन, जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी और ऑक्सीजन जब ब्रेक हुआ तो ऊपर एक ओजोन की एक लेयर बन गई जो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन का काम किया। और फिर धीरे धीरे हमारी अर्थ ठंडी होनी शुरू हुई, वाटर वेपर आने शुरू हुए और फिर रेन फॉर्म हुआ, ओशन फॉर्म हुआ और फिर वहाँ से जो है तकरीबन जो है वो लाइफ फॉर्म होनी वो तकरीबन शुरू हो गई। और जब वो लाइफ फॉर्म हुई तो बाद में जो है जब कई साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है अलग अलग अपनी अपनी थियरीज जो है वो इवोल्यूशन के हिसाब से जो है वो देनी शुरू की। तो जो सबसे पहली थियरीज जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहली थियरी के अनुसार जो हम लोग सबसे पहली चीज़ देखते हैं वो देखते हैं थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में। सबसे पहली थियरी हम यही देखते हैं, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी का अपना अलग अलग नज़रिया था चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का। तो किसी ने थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस वाला दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, मतलब हर किसी का अपना अलग अलग जो था वो थियरी जो है वो सब अपना अपना ले करके चल रहे थे। किसी का अपना सही माना जा रहा था, किसी का सही नहीं माना, सबका अपना अपना, ठीक है ना, सबका अपना अपना तरीका था थियरी को देने का। तो सबसे पहले थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है, जिसे हम लोग एबायोजेनेसिस कहते हैं, इसके अनुसार ये था कि जो भी हमारी लाइफ आई हुई है वो रॉटिंग या सड़े गले पदार्थों से या सड़े गले मटेरियल से जो है वो हमारी लाइफ जो है वो आई हुई है। स्ट्रॉ से आई है, मड से आई है, रॉटिंग मैटर से आई है। ये सारी चीज़ें जो बताई गई वो बताई गई आपकी एबायोजेनेसिस के अंदर। फिर उसके बाद में लुई पास्चर जी आते हैं, वो अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एक ट्यूब के अंदर, एक ओपन फ्लास्क के अंदर, और वहाँ पे ईस्ट को कल्चर करते हुए देखते हैं और वहाँ से वो ये कंक्लूजन निकाल देते हैं कि भाई हमारी जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। लेकिन लुई पास्चर के लिए दिक्कत इस बात की थी कि लुई पास्चर ये नहीं बता पा रहे थे कि सबसे पहली लाइफ कब आई। ये तो बता दिया कि लाइफ किससे आई, जैसे रुडोल्फ विर्चो जी ने बताया था कि हाँ सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई।
उसी तरह इन्होंने बता दिया था कि लाइफ जो है अपने प्रीवियस या पहले कोई जो लाइफ होगी उससे जो है नई लाइफ बनी हुई है, लेकिन ये बात प्रूव नहीं कर सके कि सबसे पहली लाइफ कब आई। ये बात जो है ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सके। तो ये चीजें आप समझने बात बताए। तो लुई पास्चर जी ने बायोजेनेसिस की बात बताई, जिसमें एक दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को रेडाई और स्पेलेंजनी और आपके लुई पास्चर। ये तीनों लोगों ने मिलकर के बायोजेनेसिस की ये थियरी दी, जिसके अंदर ये कंक्लूजन निकला कि भैया लाइफ कौन सी पहले आई, ये बात इसमें प्रूव नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एक अगली थियरी सामने आती है जिसका नाम था कॉस्मिक थियरी। कॉस्मिक थियरी एक बहुत बेशक इंपॉर्टेंट थियरी मानी जाती है कॉस्मिक थियरी को, और कॉस्मिक थियरी को ही हम लोग एक और थियरी का नाम देते हैं जिसे थियरी ऑफ पेरिस्पर्मिया भी कहते हैं। तो इस थियरी के अंदर या पेरिस्पर्मिया भी कहते हैं। तो उसके बाद अगली थियरी है जिसका नाम था कॉस्मिक थियरी, जिसे हम लोग पेरिस्पर्मिया थियरी के भी नाम से जानते हैं। इस थियरी के अंदर ये बताया गया कि भाई जो लाइफ है, जैसे हम लोग एक खेत में बीज बोते हैं, ऐसे बीज को फेंक दिया, फिर जगह जगह पे पौधे उग गए। उसी तरह लोगों का कहना था कि जब अर्थ बन रही थी तो शुरुआत में, तो उस समय क्या हुआ कि स्पोर्स जो थे वो बो दिए गए, जगह जगह स्पोर्स छिटक गए और उन्हीं स्पोर्स से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑरिजिन जो है वो हुई। खैर ये वाली थियरी भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, और इन थियरी के अनुसार एक चीज और बात सामने आ रही थी कि भाई मतलब अर्थ जैसे ही मतलब कई और भी यूनिवर्स में जो है प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां पे स्पोर्स होंगे तो नई जो है लाइफ वो आ सकती है। उसी बात में फिर आगे अगली थियरी आती है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की थियरी। लोगों का मानना ये था कि जैसे भाई सुपर ह्यूमंस आजकल हम लोग देखते हैं, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, उसी तरह इनका कहना ये था कि भाई कोई ना कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, जैसे भगवान जिसको हम कहते हैं, उसी ने पूरी की पूरी सृष्टि को जो है वो बनाया है। ये सारी बातों को बताने वाले स्पेशल क्रिएशन की भी थियरी को दिया गया। फिर उसके बाद आया थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी और इस थियरी से कहीं ना कहीं हमारे इवोल्यूशन को एक सही डायरेक्शन जो है वो मिला। इस थियरी के अनुसार ये था कि भाई इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओपेरिन और हाल्डेन। इन्होंने जो बताया वो अपने में एक काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, इन्होंने बात बताया लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट करके इन्हीं की थियरी को, ओपेरिन और हाल्डेन की थियरी को ही एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूव किया, वो करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे वही थे आपके यूरे और मिलर या स्टैनले मिलर। ठीक है, यूरे और मिलर जी ने इन्हीं की थियरी मतलब केमिकल इवोल्यूशन की थियरी को ही एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म किया। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि भाई ये थियरी थी क्या? दरअसल इस थियरी में ये बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वो सभी बायोमोलिक्यूल से आए हैं, सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए हुए हैं। ठीक है, मतलब सभी नॉन लिविंग चीजों से आए हुए हैं जिनमें जीवन नहीं, नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं, जैसे कि CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर, इनसे शुगर, प्रोटीन, इनसे बने हुए हैं आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये बात इन्होंने ऐसे बोल दी थी, मतलब केमिकल इवोल्यूशन के अंदर ये बात बता दी गई थी। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया वो किया था स्टैनले मिलर जी ने, क्योंकि स्टैनले मिलर जी ने एक बहुत कमाल का ऑपरेटस बनाया था जो कि जनरली यू शेप के फ्लास्क से मिलकर के बनाया हुआ था। बगल में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। और उस फ्लास्क के अंदर उस समय जो गैसेस वगैरह होती थी, जैसे उस समय की जो गैसेस थी वो थी मेन आपके नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, जो भी उस समय की मीथेन थी, जो भी उस समय की गैसेस थी अर्थ के ऊपर, जैसे मीथेन, अमोनिया, ये सब चीजें, उसको उन्होंने लिया और हाई टेम्परेचर पे तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आज से करोड़ों साल पहले जैसा इन्वायरमेंट होता था वैसा इन्वायरमेंट उस लैब के अंदर फिक्स किया। वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, उसी के अंदर जैसे जो वोल्केनो का काम किया, जो जैसे बिजली के झटके जब आते हैं ना, तो वैसा झटका वहां पे दिया। टेम्परेचर पिछले समय का रखा और यही सेम गैस रखा। फिर समझिए, गैस को रखा और गैस को रखने के बाद उनको हाई टेम्परेचर पे रखा और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह भी दिए। और ऐसा करने पे क्या हुआ कि हमें ये देखने को मिला कि इस एक्सपेरिमेंट से जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ आपके शुगर का, नाइट्रोजन का, बेस का, पिगमेंट्स का एंड फैट्स का। जो भी ये बायोमोलिक्यूल बनते हैं वो इन्हीं गैसेस से मिलके बनते हैं, और ऐसा करने के लिए इन्होंने ये हाई टेम्परेचर दिया। तो इस तरीके से, और हम सब जानते हैं कि भाई अगर शुगर बन रहा है, लिपिड बन रहा है, फैट बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो हम सब जानते हैं कि हमारी सेल को बनाने का जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना, वो यही तीन चीज होता है। तो पहले गैस थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, जो भी थी, ये सारी गैसेस पहले मिली और मिल करके इन्होंने बनाया बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स से ही आपके बने
लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर सेल। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंटली के थ्रू हमने ये एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म कर दिया कि भाई ये बात बिल्कुल सही है। फिर बहुत सारे आपके एविडेंसेस मिले जो इवोल्यूशन को बताते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आप सब जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर चेंजेस आए। अगर हम आज के आदमी को देखेंगे या आज से 10 साल के भी आदमी को देखेंगे तो हमें बहुत कुछ कैरेक्टर जो है वो फर्क बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो उस फर्क को पता लगाने के लिए हमें आज से लाखों साल हजारों साल पुराने एक इंसान को देखना पड़ेगा। और वो इंसान तो इंसान अब रहा नहीं होगा, वो इंसान तो जमीन में दफन हो चुका होगा। तो जमीन में दफन हो चुका होगा या चट्टानों के भीतर हो गया होगा। अब चट्टानों से मुझे एक चीज और याद आया, जिन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ जैसे से पुरानी होती जाती है, हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर बनती जाती है। हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम सेडिमेंट्री लेयर कहेंगे। जब आप किसी भी पहाड़ को काटते हो, बगल में डायग्राम में देखो, जब आप किसी भी पहाड़ को काटते हो तो पहाड़ को काटते वक्त आपको उसमें एक लेयर दिखती है। वो लेयर दरअसल उस इरा की बातें बताती है, वो लेयर दरअसल उस समय की बात बताती है। वो अलग अलग समय, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबसे पुरानी लेयर होगी, जो सबसे ऊपर होगी वो सबसे नई होगी। मतलब वो अगर आपको ऊपर कोई फॉसिल मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हाल ही में अभी कुछ साल या हजारों साल लाखों साल पहले खत्म हुआ है। और जो बहुत नीचे, इसका मतलब वो कई करोड़ साल पहले जो है वो खत्म हुआ है। तो हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर बनती जाती है जो कि हमारे जो पूरा का पूरा एक पहाड़ वगैरह हमको देखने को मिलता है। तो उन्हीं लेयर की एक तय होती है। और उसी जब हम पहाड़ों की खुदाई करते हैं तो उसी पहाड़ों के अंदर हमको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं या पुराने जीवाश्म देखने को मिलते हैं या पुराने हमें जीव देखने को मिलते हैं जो कभी ना कभी उसी के अंदर मर करके जो है वो दफन हो गए हैं। ठीक है, इनकी स्टडी को हम लोग जनरली पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल की स्टडी को ही हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी के नाम से जो है वो जाना करते हैं। ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फॉसिल जो होता है वो हमें जनरली रॉक के नीचे देखने को मिल सकता है और फॉसिल को हम लोग प्रॉपर कलेक्ट करते हैं, उनका कार्बन टेस्टिंग करते हैं, उनकी एजिंग करते हैं और उससे पता लगता है कि ये फॉसिल जो है वो कितने साल पुराना है। तब फिर उस इतना करने के बाद भी जब हम लोग फॉसिल को ले लेते हैं तो फॉसिल को, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हॉर्स को अगर हम देखें तो मान लो अगर हमको कोई हॉर्स जो है प्लीस्टोसीन एज का देखने को मिला, मतलब आज से लाखों करोड़ों साल पहले के जब हमने हॉर्स को देखा तो पाया कि पहले हॉर्स बहुत छोटे थे, उनकी हाइट बहुत छोटी होती थी। फिर उसके बाद हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने फॉसिल्स जब खोदा तो पाया कि हॉर्स धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। और जब उन्होंने एज का पता लगाने, कार्बन 14 से जब उनकी एज का कि कितने करोड़ों साल पुराना ये लाश है, तो उससे उनको ये बात पता चल गई पहले ये हॉर्स आया, फिर ये हॉर्स आया, फिर ये हॉर्स आया, फिर ये। तो इस तरह से हमें हॉर्स का एक एवोल्यूशन देखने को मिलता है। फिर साथ में हमें कनेक्टिंग लिंक का भी पता चलता है कि भाई जैसे मान लो जब हम लोग फॉसिल वगैरह की खुदाई करते हैं तो कई ऐसे फॉसिल्स हैं जो बहुत साल पहले, बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जब वो हमको मिले तो हमने देखा कि उनके अंदर बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब उनमें जो है पंख भी हैं और उनमें पूंछ भी पाई जा रही है, उनमें चोंच है, चोंच के अंदर दांत भी है, मतलब बर्ड्स का भी कैरेक्टर और रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई इसी आर्कियोप्टेरिक्स से जो है वो आपके बर्ड्स का जन्म जो है वो हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे कंक्लूजन उन फॉसिल्स से जो है वो लिया और वही चीजें हमको बताते हैं। और उन चीजों को बताने के लिए जो हमारे माउंटेन्स हैं, रॉक लेयर्स हैं, उन्होंने हमारी बहुत सारी जो है वो मदद की है। अब हम लोग बात करते हैं इसी एवोल्यूशन के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलेशनशिप को बताने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहां पे आपको समझना है, एक आपका है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, फंक्शंस अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, जिनकी एनाटॉमी अलग होती है, मतलब उनके बोन्स वगैरह अलग होते हैं लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप बर्ड्स को ले लो, बर्ड्स में भी विंग्स ओढ़ने का काम करते हैं, बटरफ्लाई में भी विंग्स ओढ़ने का काम करते हैं, बट दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। एक बर्ड्स के ग्रुप से आता है, एक इंसेक्ट के ग्रुप से आता है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं बट दे हैव अ सेम फंक्शन। अगर दोनों अलग ग्रुप के हैं बट उनके फंक्शन सेम है तो इसका मतलब ये एक तरह का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। कैसा इवोल्यूशन दिखाता है? कन्वर्जेंट। क्योंकि बर्ड्स ने और आपके जो इन्होंने इंसेक्ट हैं, दोनों की ऑरिजिन अलग हुई है लेकिन
दोनों का फंक्शन क्या है, सेम। जब ऐसा हो जाए तो आपको समझ जाइए कि वो आपका कन्वर्जेंट है। और जब ऑरिजिन सेम हो, जैसे कि पेंगुइन के फ्लिपर्स हैं, उनमें भी बोन होती है, बर्ड्स के में बोन होती है, बट वो अपने फ्लिपर का इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं करते हैं, बट बर्ड्स अपने उसका इस्तेमाल उड़ने के लिए करती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम एनाटॉमिकल बिल्कुल सिमिलर हैं बट हम उनका फंक्शन जो है हम अलग अलग तरह से कर रहे हैं, तो वो चीज आपका डाइवर्जेंट कहलाता है। उसके बारे में आगे डिटेल में बात करता हूं। तो दो तरह के ऑर्गन इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किए हुए हैं। एक है आपका होमोलॉगस ऑर्गन और एक है आपका जनरली एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस जो ऑर्गन होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मतलब इनके बोन्स, इनके विंग्स के अंदर बोन्स, फ्लिपर में बोन्स, सब कुछ सिमिलर होगा, लेकिन अपना फंक्शन सभी अलग अलग तरह से करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम हमारे हाथों की हड्डी लोगे तो इसमें रेडियस है, अल्ना है, इसमें जो बोन्स है वही सेम बोन आपको बर्ड्स में देखने को मिलती है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम हो है भाई सब, दोनों की ऑरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में बोन्स मौजूद है। बट इफ यू रिमेंबर, अगर आप वहीं पे ध्यान, सॉरी मैं बैट की विंग की बात करूं, सॉरी हम मैमल्स है ना, तो बैट की विंग की बात करेंगे। तो मान लो कि भाई हमारा बैट की विंग है, ह्यूमन का हैंड है, दोनों में जो आपके बोन्स हैं वो बिल्कुल कॉमन है, सेम है। लेकिन जब हम उनके फंक्शंस को देखते हैं, चीता के भी फूड को देखते हैं, उसमें भी चीजें सेम है। बट चीता अपने हाथों का इस्तेमाल किसमें करता है, तो चीता अपने हाथों का इस्तेमाल दौड़ने के लिए करता है। उसी तरह बैट्स अपने जो है वो हाथों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करता है। वहीं पे आपका जो हम है, हम अपने हाथों का इस्तेमाल किसी सामान को पकड़ने के लिए करते हैं। और जो व्हेल फ्लिपर है वो उसे तैरने के लिए करती है। तो सभी में बोन्स वगैरह बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन सभी के फंक्शन जो है वो अलग अलग है। ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, उन्हें हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। और ये जनरली हमको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। क्यों दिखाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? क्योंकि सब बने एक ही तरह के स्ट्रक्चर से, सभी दिखने में सेम दिख रहे हैं, बट सभी का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। मतलब आए सब एक ही स्ट्रक्चर से है, लेकिन सभी के फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो जब कोई चीज एक जगह से फैल जाए, जैसे कि सभी के पास एक तरह का बोन है, लेकिन कोई उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई पकड़ने के लिए, कोई चलने के लिए, तो इसको हम डाइवर्जेंट का जो है वो नाम देते हैं। प्लांट्स में भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। हमारा हार्ट भी जो है वो होमोलॉगस में ही आता है, हार्ट और ब्रेन वगैरह। वहीं पे अगर हम बात करते हैं होमोलॉगी पार्ट में, प्लांट में तो थॉर्न इन बोगनविलिया एंड ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों में रोल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। थॉर्न जो बोगनविलिया के अंदर है वो उनका अपना एक अलग होता है, टेंड्रिल का काम चढ़ने का होता है, वो एक अलग रोल है। तो दोनों दिखने में एक एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, प्लांट के अंदर निकले होते हैं, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर से निकले होते हैं, लेकिन दोनों में जो फंक्शन होते हैं वो वेरी करते हैं। ऐसे एवोल्यूशन को जनरली हम लोग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का जो है वो नाम देते हैं। एंड द सेकेंड वन इज दैट एनालॉगस ऑर्गन्स। अब इसको बहुत समझना बहुत है। एनालॉगस ऑर्गन इज अ सिंपल, जस्ट उसका उल्टा कर दो। अब इसमें सबके स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, कोई बोन से बना है, किसी में बोन नहीं है, लेकिन सभी का काम उड़ने का है। तो जैसे मैंने तुम्हें बर्ड्स का विंग्स बताया और आपके तितली का विंग्स बताया, दोनों में अंतर है। एक बोन से बने हुए है उसमें अलग है, और काइटिन का बना है इंसेक्ट में, बट दोनों का काम सेम ही है। बट कहते हैं देयर आर द ऑर्गन हैव सिमिलर फंक्शंस, ठीक है, जिनके फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर और ऑरिजिन अलग हो, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट जो है वो काइटिन की बनी होती है, एंड विंग्स ऑफ बर्ड जो है वो मॉडिफाइड फोरलिम्ब है जो कि हड्डियों से बनी है। तो इस तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं लेकिन फंक्शन जो है वो सेम ही है। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल रेटिना फॉर एम्ब्रियोनिक ब्रेन, दोनों का जो है वो अगर मैं देखूं, आइज ऑफ ऑक्टोपस का और मैमल्स का, तो इन दोनों की जो आपके स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग है। एक आइज है, एक ब्रेन है, बट द फंक्शन हैव सेम। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों का फ्लिपर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरली दोनों वेरी करते, लेकिन काम दोनों का एक ही होता है। फ्लिपर का जो जनरली चलने और तैरने के लिए वो लोग अपना इस्तेमाल जो करती है वो आपका करती हैं। उसी तरह से स्वीट पोटैटो को अगर हम देखें और मॉडिफाइड स्टेम पोटैटो को देखें, तो दोनों अगर आप देखिए तो ऑरिजिन अलग है, एक रूट है और एक स्टेम है, बट द फंक्शन आर सेम। हम उनको दोनों को खाने के लिए यूज में लाते हैं। उसी तरह ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम इक्टोडर्म, लंग्स ऑफ वर्टिब्री फ्रॉम इंडोडर्म।
अगर ट्रैकिया इंसेक्ट की बात करें तो वो अलग चीज से बना है, लंग्स जो है वो अलग चीज से बना है, बट दोनों के फंक्शंस कहीं ना कहीं काफी हद तक सिमिलैरिटी शो करते हैं। जब ऑरिजिन और स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो तो हम इन्हें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। नाउ द लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एडॉप्टिव रेडिएशन में हमें कन्वर्जेंट भी देखने को मिलता है और डाइवर्जेंट भी देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण या ज्योग्राफिकल वेरिएशन के कारण या ज्योग्राफिकल रीजन के कारण हमारे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर एडॉप्टेशन आती है वहां के ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए। इसीलिए जब डार्विन जी जो है वो अपने HMS बीगल जो है लेकर के निकले और उसके बाद पहुंचे गैलोपैगस आइलैंड पे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि भाई कुछ दूर पे गए तो उनको कुछ बर्ड्स देखने को मिली जहां पे अनाज था वहां पे वो बर्ड अनाज खाती थी। उन्होंने उसके बीक को जो है वो देखा, उनकी चोंच को उन्होंने जो है वो गौर दिया तो देखा कि अनाज खाने वाली जो बर्ड थी उसकी चोंच का शेप अलग है। थोड़ा दूर गए, जो वहां के डेब्रिस को खा रही थी उनकी चोंच का डिजाइन अलग था। फिर थोड़ी सी और दूर गए, वहां पे चोंच का स्ट्रक्चर कुछ अलग था। तो इसी तरह जब वो कई जगह गए तो पाया कि भाई मेरे अलग अलग आइलैंड पे, अलग अलग जगहों पे, जैसा जहां पे आइलैंड पे खाने की व्यवस्था है उसी तरीके से स्ट्रक्चर जो चोंच का है बर्ड्स के वो बदल रहा है। तो ये बात को उन्होंने गौर दिया, तो भाई उसको उन्होंने दे दिया एडॉप्टिव रेडिएशन। बट रिमेंबर, जो ये काम जो बताया डार्विन जी ने कि भाई सभी की ऑरिजिन एक है, सभी की ऑरिजिन क्या है, एक है, लेकिन फंक्शन सभी के अलग अलग हो गए। ऑरिजिन एक है बट फंक्शन सभी के क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस चीज को, डार्विन के इस चीज को जो उन्होंने बताया गैलोपैगस आइलैंड को, तो इसको इन्होंने डाइवर्जेंट का जो है वो नाम जो है वो दिया। ठीक है, तो डार्विन के इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डार्विन जी क्या कहना जो है वो चाहते थे। तो इन्होंने अपने ज्योग्राफिकल एरिया में बताया डार्विन फिंचेस के बारे में, जो कि एक एडॉप्टिव रेडिएशन का ही एक पार्ट है, एंड दैट्स इट। उसके बाद में क्या हुआ, द सेम थिंग हमने देखा ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में। ऑस्ट्रेलिया में क्या थे कि बहुत सारे जीव जो होते थे, ज्योग्राफिकल बैरियर थे, और ऑस्ट्रेलिया का जो इन्वायरमेंट था वो मार्सूपियम को सपोर्ट करता था। मतलब कि एक जैसे कंगारू के अंदर एक थैला होता है उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं, तो ऐसा केवल कंगारू में देखने को नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी जीव थे जैसे कि तस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीडर, मार्सूपियल रैट, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सूपियल मोल, सुगर ग्लाइंडर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स थे जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला आपका मार्सूपियम जिसके अंदर बच्चे रहते हैं। लेकिन ये सारे एनिमल तो अलग अलग ग्रुप के थे, कोई तस्मेनियन वुल्फ अलग है, कोई पेड़ पे रह रहा, कोई मतलब सबकी ऑरिजिन अलग थी, लेकिन सभी के पास मार्सूपियम थी जिसमें बच्चे रहते थे। तो मतलब सभी अलग थे लेकिन फंक्शन सबका सेम था मार्सूपियम वाला। तो इसीलिए हम इन्हें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर जो है वो चुनते हैं। बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें प्लेसेंटल एवोल्यूशन भी देखने को मिला, जिसके अंदर हम बहुत सारे एनिमल्स के अंदर देखा तो हमें वहां पे प्लेसेंटल मैमल्स भी देखने को मिले। बट ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल जो कि एडॉप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक शानदार एग्जाम्पल जो है वो शो करते हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म या एविडेंस फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन जो दिया वो हमारे डार्विन जी ने ही दिया था, और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है नेचुरल सिलेक्शन का। किसके ऊपर, एक मौत के ऊपर देखने को मिलता है। जाते जाते मैं इसकी बात करता जाता हूं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए क्या हुआ था कि डार्विन जी ने एक जो है बताया, या डार्विन जी छोड़ो, बस आप नेचुरल सिलेक्शन लो, डार्विन जी का नेचुरल सिलेक्शन था, बट उसका एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या था कि एक हम आप लोग लाइकेंस के बारे में जानते हो, राइट। लाइकेंस जो होता है वो एक पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जिस एरिया में पॉल्यूशन होता है वहां लाइकेंस नहीं उगता है। ठीक है, तो ब्रिटेन में एक जगह थी, ब्रिटेन में एक जगह थी इंग्लैंड के अंदर, और 1850s की बात मैं कर रहा हूं। तो वहां पे एक जगह थी और उस जगह पे बिल्कुल व्हाइट कलर की पूरी बर्फ थी बिल्कुल, और वहां पे जो है ट्री पाए जाते थे, और ट्री के ऊपर जो लाइकेंस लगे हुए थे वो व्हाइट कलर के थे। ट्री के ऊपर जो लाइकेंस थे वो व्हाइट कलर थे। जनरली ट्री की ब्रांचेस ब्राउन होती, बट उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का लाइकेंस लगा हुआ था
तो उसी के ऊपर व्हाइट कलर का एक मॉथ रहता था, मतलब बहुत सारे मॉथ रहते थे जो व्हाइट कलर के थे, ठीक है। तो व्हाइट कलर के जो मॉथ थे उनको जब बर्ड्स ऊपर देखती थी तो उनको लाइकेंस में वो मॉथ अपने आप को छिपा लेते थे, कैमोफ्लेजिंग कर लेते थे, ढके होते थे, तो नहीं दिखाई देते थे। तो बर्ड्स को नहीं पता चलता था, जिसके कारण मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ती गई। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहां पे जो है वो फैक्ट्री लगा दी गई उस जगह पे। जैसे ही उस जगह पे फैक्ट्री लगाई गई, लाइकेंस प्लांट से खत्म हो गए, और लाइकेंस के खत्म होते ही प्लांट ब्राउन कलर का दिखने लगा, और उस पे जो व्हाइट कलर के जो मॉथ थे वो बिल्कुल एकदम दिखने शुरू हो गए, क्योंकि उनके जो विंग्स कलर थे वो ब्राउन थे, और वो सॉरी व्हाइट थे, और ब्राउन कलर की ब्रांच उस पर वो दिखने शुरू हो गए, जिससे कि लगातार बर्ड्स उनको खाने लगे, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन जो डार्क विंग्स मॉथ थे वो बढ़ गए, और जो व्हाइट वाले थे वो घट गए, क्योंकि डार्क वालों ने अपने आप को सर्वाइव कर लिया। जो अपने आप को ढाल पाए डार्क बन गए वो बच गए, जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। उम्मीद है आपको इवोल्यूशन का ये लेक्चर बहुत पसंद है। पसंद है ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने ना भूलिए, क्योंकि वहां पे भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ऐप का नाम है विधान बायोलॉजी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रैश कोर्स के वीडियोस लेना चाहते हैं या ऐसे ही स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो मेरी बुक आप परचेज कर सकते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट पे, विधान हैंडबुक बायोलॉजी के नाम से। तब तक